are you all? Hope you have done your work, previous work. Last time मैंने इम्तिहान से वक्त पढ़ाया था, आप सबने उसका काम कर लिया? उस्मान, आप कैमरा ऑन कीजिए बेटा. उस्मान कैमरा ऑन कीजिए. जी बेटा कैमरा ऑन कीजिए. आपने काम किया था लास्ट? सबक इम्तिहान का काम सबने किया है? आज हम सबक पढ़ेंगे मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर. मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है मुसन्निफ शफीकुर रहमान का तहरीर करदा है, और ये जो थे शफीकुर रहमान उर्दू के मुमताज अफसाना निगार और मज़ाह नगार हैं, की हैसियत से जाने जाते हैं. इनका मज़ाह का अंदाज बहुत हल्का फुल्का और निहायत शाइस्ता है. उनके यहाँ ना तो अल्फाज की बाजीगरी से मज़ाह पैदा करने की कोशिश नजर आती है और ना ही महज मज़ाह पैदा करने की गर्ज से एक बावकार मकाम से नीचे उतरने का रुझान मिलता है. अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, हैव यू डन योर वर्क ऑफ इम्तिहान का काम किया आपने? सबक इम्तिहान का जब वो ग्रुप में कुछ भी नहीं था, मैंने चेक किया था एक बार ग्रुप में नहीं आया हुआ था, कुछ नहीं आया ग्रुप में. यस बेटे मैंने तो भेजा था. ये इम्तिहान वाला काम भी नहीं है आपके पास? नीचे जो आपने पहले का भेजा हुआ था ना, वो वाला सारा काम डन है. जो अब आपने भेजा ना ग्रुप में, वो मुझे दिख नहीं रहा ग्रुप में, मुझे नहीं मिला. आपका लास्ट काम कहाँ तक हुआ है? मेरा लास्ट काम खत नंबर 8 और 9 तक हुआ है. और नहीं, चैप्टर कौन सा किया हुआ है? चैप्टर और या नज़म क्या किया, कहाँ तक किया हुआ? चैप्टर इम्तिहान किया हुआ, लास्ट इम्तिहान. हाँ जी, इम्तिहान का मैंने लास्ट पढ़ाया था आपको, लेकिन मैंने बरसात की बहारें अब दोबारा दिया था आपको, वो भी नहीं किया नज़म? नो, मुझे रिसीव ही नहीं हुआ कोई काम. मैंने सेंड किया था, मैं फिर पूछती हूँ सोबिया से कहती हूँ कर दे सेंड आपको. ओके चले, आज हम पढ़ रहे हैं मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर. ये जो शफीकुर रहमान का तहरीर करदा सबक है और ये मज़ाह के अंदाज में उन्होंने लिखा है. उर्दू के मुमताज अफसाना निगार हैं शफीकुर रहमान और मज़ाह निगार की हैसियत से जाने जाते हैं. इनके मज़ाह का अंदाज हल्का फुल्का और शाइस्ता है, ना तो अल्फाज की ज्यादा बाजीगरी से मज़ाह पैदा करने की कोशिश करते हैं और ना एक बावकार मकाम से नीचे उतरने का रुझान मिलता है. आपकी तहरीरें हिस्से मज़ाह रखने और मज़ाह के तकाज़ों को समझने वालों में बहुत मकबूल हुई. इनकी किताबों में हमाकतें, शगुफ़े, मद्दो जज़र, मजीद हमाकतें और दजला के नाम से मशहूर हैं. और ये जो सबक है, जो परिंदे और दूसरे जानवर, ये उनकी सबक मजीद हमाकतें से लिया गया है. मजीद हमाकतें उनका चैप्टर है. इस सबक में मुसन्निफ ने चंद परिंदों और जानवरों के आदात और इतवार और उनके रहन सहन है उसके बारे में उनका तारुफ कराया है, और उनको लोगों की कई मिसालों के साथ उनके बात भी की है कि कौवा जो है, कौवा किस तरीके से लोगों को तंग करता है, कैसे मूड खराब करता है. सबसे पहले जिक्र ही कौवे का करते हैं. कौवा जो है हमेशा ग्रामर में मुज़क्कर इस्तेमाल होता है. कौवे की कोई मुअन्नस नहीं होती, कौवा को कौवा ही लिखा जाता है, कौवी नहीं होती कोई भी, सिर्फ कौवा ही कहा जाता है इसको. और इसको बोलते वक्त भी हमेशा इसको मुज़क्कर ही इस्तेमाल होता है. कौवा सुबह सुबह मूड खराब करने में मदद देता है, ऐसा मूड जो वैसे भी कोई खास अच्छा नहीं होता. कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता. पहाड़ी वो काए काए करता है, और काए के क्या मायनी है, मेरे ख्याल में तो इसका कोई मायनी नहीं है. कौवे की एक साउंड होती है काए काए करना, और इसका मेरा ख्याल है कोई मतलब नहीं है. अब लोग उसको उसी की आवाज से पहचानते हैं, कौवा काए काए करता है इसके साथ ही.
कव्वे रंग के काले ही होते हैं सारे, सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं। बर्फानी इलाकों में सफेदी या सफेदी मायल कव्वा नहीं पाया जाता। कव्वा स्याह क्यों होता है? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। पहाड़ी कव्वा जो होता है वो 1.5 फुट लंबा और वजनी होता है। पहाड़ों में कभी आप सैर करने गए हो तो वहां जब कव्वे बोलते हैं उनकी आवाज भी भारी सी होती है और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं कव्वे, और तरह के जरा होते हैं थोड़े से। मैदान के बाशिंदे इससे कहीं छोटे और मुख्तसर कव्वे पर काने हैं, यानी कि मैदानों में, मैदानी इलाकों में जो कव्वे रहते हैं वो छोटे छोटे कव्वों पर ही राजी रहते हैं जी, उनको नजर आते हैं छोटे छोटे कव्वे। कव्वे खूबसूरत नहीं होते, लेकिन पहाड़ी कव्वा तो बाकायदा बदनुमा होता है। बदनुमा यानी कि बदसूरत सा होता है, बहुत लंबा होता है और हुजम में भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो मामूली कव्वे से हुजम में ज्यादा होता है। उसकी जिस्म जो है, जिसामत उसकी, उससे दूसरे आम जो कव्वे हमें यहाँ शहरों में दिखाई देते हैं उनसे ज्यादा बड़ा होता है। कव्वे की नजर बड़ी तेज होती है। जिन चीजों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती कि उन्हें देखा जाए। कव्वा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़ कर जाता है। वो जानता है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, चुनांचे वो सब कुछ देखना चाहता है। ये कौन नहीं चाहता? यानी कि उसकी नजर बड़ी तेज है और वो वहां पहुंचता है जहां से कोई लोग देखना नहीं चीजों को चाहता, लेकिन वो उस गंदगी में उस जगह पे जाकर अपने लिए सब कुछ देखना चाहता है। कव्वा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, खुश रहता है। हर लहजे के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है। यानी कि इनको कभी आप गौर करें तो अपनी चोंच में कोई ना कोई चीज दबा के जो भी चीज मिलती है इसको लेकर कहीं और जाके फेंक देते हैं, फिर वहां बैठकर काएं करते रहते हैं। और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि जिंदगी कितनी हसीन है। कहीं बंदूक चले तो कव्वे इसे जाती तौहीन समझते हैं। अगर कोई बंदूक कहीं चले, कोई पटाखा, कोई ऐसी आवाज धमाके वाली आए तो ये उसके लिए अपनी तौहीन समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं। और फिर क्या होता है कि दफतन लाखों की तादाद में कहीं से कव्वे और आ जाते हैं और इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला जो है वो महीनों पछताता रहता है। अब जो ही कोई पटाखा, कोई धमाका, कोई छोटा सा शोर होता है तो कव्वे जो है उसको समझते हैं कि हमारी बेइज्जती हुई है या हमें मारने के लिए चलाया गया है। तो उसके लिए सारे लाखों की तादाद में जमा हो जाते हैं सारे और इतना शोर करते हैं कि जिसने बंदूक चलाई होती है, जिसने कोई धमाका किया होता है, वो महीनों पछताता रहता है कि काश मैं ये ना करता। अब बारिश होती है तो कव्वे नहाते हैं और हिफ्जाने सेहत के असूलों का जरा भी ख्याल नहीं रखते। हिफ्जाने सेहत की हिफाजत के असूलों का ख्याल नहीं रखते। कव्वा सोच विचार के करीब नहीं फटकता। अभी कव्वे की आदतों के बारे में लिखा है कि कव्वे के अंदर दिमाग की जैसी ऐसी आदत नहीं होती कि किसी बात को देखकर सोचे और सोच समझ कर वो अपना कोई काम करे। उसका अकीदा है कि ज्यादा फिक्र करना असाबी बना देता है। यानी कि उस कव्वे सोचते हैं कि अगर ज्यादा सोचे तो टेंशन वाला या असाबी मरीज बन जाएगा, इसलिए वो सोचता ही नहीं है। कव्वे से हम कई सबक सीख सकते हैं। अब कव्वे से कौन कौन से सबक सीख सकते हैं? पहला लिखा हुआ है, कव्वा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में। अब कव्वे उड़ रहे हो तो यूं मालूम होता है कि जैसे शर्त लगाकर उड़ रहे हो। शर्त लगाकर उड़ना मतलब सारे एक ही लाइन में, एक ही कतार में ऊपर उड़ते जा रहे हैं, ना इधर देखते ना उधर देखते, ना बैठते हैं ना उठते हैं, कहीं किसी दरख्त पर नहीं बैठते। जब उड़ रहे हो तो सारे उड़ रहे हैं। कव्वे फिक्रे माश में दूर दूर निकल जाते हैं लेकिन कभी खोए नहीं जाते। फिक्रे माश रिस्क की तलाश में, कोई खाने पीने की तलाश में बहुत दूर तक चले जाते हैं लेकिन गुम नहीं होते। शाम के वक्त कोई 10,000 कव्वा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि ये गलत कव्वे हों, यानी कि वो कहते हैं कि शाम के वक्त वो वापस उसी जगह जहाँ से उड़े थे वहीं वापस आ जाते हैं। हो सकता है कि उनमें वो वाले कव्वे ना हो जो सुबह उड़े थे। अगर आप कव्वों से नाला हैं, अगर आप लोग जो हैं कव्वों से नाराज हैं, दुखी हैं, तो ये मत भूलिए कि कव्वे भी आपसे नाला हैं। तो ये ना बात भूलें कि कव्वे भी इंसानों से तंग हैं या उनसे नाराज हैं।
یہ कौवे के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि कौवा कैसा करता है, कैसे रहता है, कैसे उड़ता है, क्या खाता है और कैसे जाता है, और एक चीज कहीं से उसको मिल जाती है तो वो काएं काएं कर अकेला नहीं खाता। ये उसके अंदर एक उसकी खूबी है कि वो अकेला कोई चीज नहीं खाता, वो उसको खाने की कोई चीज मिले तो वो काएं काएं करके अपने साथियों को बुलाता है और फिर सब मिलकर उसको उससे पार्टी करते हैं, खाते हैं उसको। बुलबुल, अगला परिंदा है बुलबुल। बुलबुल एक रिवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है, सवाए वहां के जहां इसे होना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। यानी कि हमें अगर लगता है कि हमने बाहर चिड़िया की तरह की सूरत की कोई चीज देखी है या किसी चिड़ियाघर में देखी है बुलबुल, तो वो बुलबुल नहीं है। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं। खुशगुलू खूबसूरत गाना गाने वाले आवाज के परिंदे को हम बुलबुल समझते हैं। कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। कहते हैं इसमें हमारा कसूर नहीं, हमारे अदब का, लिटरेचर का है, क्योंकि शायरों ने बुलबुल ना कभी देखी है ना उसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। अब वो कहता है कि बुलबुल जो है ना शायरों ने किसी उसे देखा है, लेकिन शायरी में उसका इस्तेमाल बाकायदा करते हैं, ना उसे सुना है, और क्योंकि असली बुलबुल तो इस मुल्क में पाई ही नहीं जाती। अब वो कहते हैं सुना है कि को हिमालय के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, कोहे हिमालय के दामन में, पहाड़ों के दरमियान कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन को हिमालय के दामन में शायर नहीं होती। शायर तो जाहिर अपने घरों में बैठ के शायरी करते हैं, और जहाँ बुलबुल होती है वहाँ शायर नहीं होते, तो ये जो है इतनी दूर होती है, तो इस वजह से ये लोगों ने ऐसे ही बुलबुल की कहानियां बनाई हुई, अदरवाइज बुलबुल कहीं नजर नहीं आती। आम तौर पर बुलबुल को आहुजारी की दावत दी जाती है। आहुजारी होता है रोने धोने की दावत दी जाती है, और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है, और रोने पीटने के लिए उसे उभारा जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसको ये बातें नहीं पसंद है। वैसे बुलबुल होना काफी मुज़हका खेज होगा। मुज़हका खेज होता है हंसने वाली बात होगी कोई, कि बुलबुल कैसे होती होगी, जब किसी ने देखी ही नहीं तो कैसे उसके बारे में बात की। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात में गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला और शिवन करते देखा था। अब किसी शायर ने बुलबुल की और गुलाब के फूल की अफवाह उड़ा दी। शायद उसने किसी वक्त रात के वक्त बुलबुल को दरख्त की टहनी पर, बाग की टहनी पर, गुलाब की टहनी पर उसको नाला और शिवन, नाला शिवन होता है कि रोना धोना और फरियाद करना। नाला रोने को कहते हैं और शिवन शिवन जो है उसका फरियाद करने को कहते हैं, कि उसने गुलाब की टहनी पर बुलबुल को शायद रोते और धोते और फरियाद करते देखा था। कम अज कम उस शायर का तो यही ख्याल था कि वो परिंदा बुलबुल है, और वो चीज जो आवाज वो निकाल रही थी वो रोना धोना और फरियाद करना है, नाला और शिवन है। रात को ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है। अब शायर हजरात भी जो बूढ़े हैं उनके बारे में वो बता रहा है, मजाक कर रहा है कि बूढ़े बुढ़ापे में इंसान को ऐनक के बगैर कुछ की चीज कोई और दिखाई देती है, साया भी हो तो उसको कुछ और समझ बैठते हैं। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, परों के समेत सिर्फ कुछ इंच की ही होती है, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो बुलबुल कुछ नहीं बचती। यानी कि इतना छोटा परिंदा है कि परों के समेत कुछ इंच की ये होती है, अगर परों को निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानगी जिंदगी है। माहिरीन कहते हैं कि बुलबुल जो रोना धोना धोती है वो उसकी दुखी जिंदगी है, खानगी जिंदगी होती है, घरेलू जिंदगी है, उसकी दुखी घरेलू जिंदगी है, जिसकी वजह से ये हर वक्त का गाना है। जो हर वक्त बुलबुल के गाने की मशहूरी है वो उसके घर के हालात और उसके घर की दुखी जिंदगी है, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई ये गाना गाती रहती है। दरअसल बुलबुल हमें महजूज करने के लिए नहीं गाती, महजूज करने के लिए, हमें खुश करने के लिए, हमें मुतमईन करने के लिए नहीं गाती, उससे अपने ही फिक्र नहीं छोड़ते। वो अपने ही गमों में डूबी होती है और अपने ही उसको फिक्र परेशानियां लाहक रहती हैं, और उन्हीं परेशानियों में वो अपनी वो ये जो गीत गाती है वो उसके उसी वजह से होती है।
बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे? बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। अब पता नहीं बुलबुल कच्चे राग गाती है या पक्के, बहुत से मौसीकारों से, म्यूजिक वालों से बेहतर है, क्योंकि क्या करती है वो एक तो घंटे भर का अलाप नहीं लेती। अलाप होता है सुर लंबा खींचना, और बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती। अगर आवाज उसकी सही ना निकल रही हो तो कोई बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला खराब है, इस तरह के बहाने नहीं वो करती। उसने एक ही तरह में बोलते जाना है, अपनी रोने धोने वाली आवाज निकालती जाना है, दुखी आवाज में बोलते जाना है, और इसलिए कि वो दूसरे मौसीकारों से इस लिहाज से बेहतर है कि वो बहाने नहीं करती, और कि भी आज साज वाले अच्छा साज नहीं बजा रहे, मैं नहीं गाना गा सकती, आज मेरा गला खराब है, आज मैं नहीं गा सकती। आप तंग आ जाए तो उसे खामोश करा सकते हैं, और क्या चाहिए। अगर आप तंग आ जाए तो खुद ही उसे किसी तरह शोर मचा के शोर कर दें, चुप करा लें, और क्या चाहिए, खुद से चुप हो जाती है ये। जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, उसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। गर्मी का मौसम जब होता है तो अक्सर लोग पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड होती है, तो मौसम अच्छा होता है, तो मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं, यानी कि अपने वतन को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। बुलबुल कभी सफर नहीं करती, उसका ख्याल है कि वो पहले ही से वहां है जहां उसे पहुंचना चाहिए था। हमारे अदब को देखते हुए भी बुलबुल ने अगर इस मुल्क का रुख किया तो नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। यानी कि हमारे अदब में शायर हजरात ने बुलबुल को बहुत ज्यादा उसके बारे में शेर कहे हुए हैं, तो कह रहे हैं अगर उसने इस मुल्क का हमारे रुख किया तो उसके नतीजे की जिम्मेदार वो खुद होगी, क्योंकि यहाँ तो फिर लोगों को नजर आ गई तो वो उसका छोड़ेंगे नहीं उसकी जान। नेक्स्ट जानवर है भैंस। भैंस मोटी और खुश तबा होती है। खुश तबा जिंदा दिल होती है, खुश तबीयत होती है। भैंसों की किस्में नहीं होती, सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बाइसे मुसर्रत है। बाइसे मुसर्रत है, खुशी का बाइस बनता है। भैंस का हम असर चौपाया गाय दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। भैंस की शक्ल की या भैंस के जमाने की एक और 4 पांव वाली जो होती है जानवर, उसको गाय कहा जाता है, जो कि तमाम दुनिया में होती है, लेकिन भैंसें जो है सिर्फ ये बर्रे सगीर पाको हिंद में ही होती हैं। तिब्बत में गाय के वजन पर सुरा गाय होती है, ये भी एक बहुत बड़ी गाय का सुरा गाय है, ये तिब्बत में किसी गाय का नाम है। सुरा भैंस नहीं होती, सुरा गाय होती है, सुरा भैंस नहीं होती। अब भैंस के बच्चे शक्लो सूरत में ननिहाल और ददयाल दोनों पर जाते हैं, यानी कि उनके बच्चे एक ही जैसे होते हैं, जैसी भैंसे होती हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। नान के वो ननिहाल वाले भी एक जैसे ही होते हैं और ददयाल वाले भी एक जैसे होते हैं, लिहाजा फरीकैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं करते। फरीकैन मतलब बच्चे होंगे तो ननिहाल और ददयाल वाले एक दूसरे पर नुक्ताचीनी नहीं कर सकते कि ये हमारे पर गए हैं या तुम्हारे पर गए हैं, तो ये दोनों के एक ही जैसे होते हैं। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है, भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। इंसानों की हमारी मोहब्बत उससे बहुत पुरानी है। भैंस तो अकेली रह ले, लेकिन हम उसके बगैर नहीं रह सकते। क्यों? कि दूध के बगैर गुजारा नहीं है, उसके दूध के बगैर, इसलिए इसके बगैर इंसानों का गुजारा मुश्किल है। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गिराज तक नहीं होता, जहां भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी भद्दी नहीं होती, भद्दी बदसूरत, मगर कुछ होती ही हैं। दूर से ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है, यानी कि अजीब तरह की अजीबोगरीब होती है भैंसें शक्ल से, जब दूर से इंसान को पता ही नहीं चलता कि भैंस इधर आ रही है या उधर दूसरी तरफ जा रही है। रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वाला शेर याद आ जाता है। अब शायर ने कोई शेर रखा होगा, रुखे रोशन के आगे शमा रख, ये वाला शेर याद आ जाता है कि उसके सामने मुंह पे कोई
शमा जलाएं तो हमें पता चले कि उसका मुंह किस तरफ है। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद शरीरी हो सकती थी। अब भैंस ज़ाहिर है मोटी होती है, तो वो जितनी अच्छी मोटी ताज़ा दम होगी तो उतना ही अच्छा दूध देती है। लोग इसी ख्याल से उसकी खुराक का ध्यान रखते हैं। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि अगर ये वर्जिश करती और कुछ डाइट वगैरह करती तो दुबली पतली हो सकती थी, शरीरी हो सकती थी, दुबली पतली हो सकती थी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। बाज लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं, यानी कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि अगर वो कुछ खुराक में एहतियात करती तो वो दुबली पतली हो जाती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत एहतियात भी करें लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद मोटे होते जाते हैं। भैंस का मशगला जुगाली करना है या तालाब में लेटे रहना। जुगाली का मतलब पता है ना आपको, कि जब जानवर जो है वो एकदम से चारा खा लेता है फिर मैदे में ले जाता है। जैसे आप बकरे देखते हैं, कुर्बान ईद पर लाते हैं आप घर में, तो बकरे जो है चारा खाते हैं, इकट्ठा खड़े होके खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बैठ के आराम से पेट से अपने मैदे से अपने मुंह में लाते हैं, फिर उसको चबाते रहते हैं और फिर उसको जुगाली करना कहते हैं। उस चीज को, इस काम को जुगाली करना कहते हैं, मैदे से वापस खुराक को मुंह में लाना और उसको चबाना। तो ये बकरे भी करते हैं, ईद के मौका पर आते हैं, अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं इन चीजों को। भैंस का मशगला जुगाली करना या तालाब में लेटे रहना, या ठंडे पानी में लेटे रहना, या बैठ कर जुगाली करना है उसका मशगला। वो अक्सर नींदबाज आंखों से उफक को तकती रहती है, वो लेटी रहती है, बैठी रहती है, तो क्या करती है, अपनी नींदबाज आंखें आधी खुली आंखों से उफक को, आसमान को देखती रहती है। लोग क्या सराहियां करते हैं, क्या सराहियां करते हैं, अंदाजे लगाते रहते हैं कि वो क्या सोचती है। वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफजा कमजोर है, उससे कल की बात आज याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज्यादा खुश नसीब है। भैंस के बारे में भी एक ज़रूल मिसल बनी हुई है ना, भैंस के आगे क्या है किसी को पता है? भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि अगर वो सोचती समझती तो उसको कोई समझ नहीं आती कि ये मेरे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब जानवर जो है उसको किसी बात की समझ नहीं आती, उसका हाफजा कमजोर है, उसको याद नहीं रहती बात कल की, इस लिहाज से वो इंसान से ज्यादा खुश नसीब है, उसको कोई बात याद ही नहीं रहती। भैंस मुन्नस है और भैंसा जो है वो मुजक्कर है इसका। अब भैंसे को बिल्कुल कम्मा समझा जाता है। उसे हल में जोतने की स्कीम नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अजली सुस्त है। दायमी तौर पर हमेशा के लिए वो थका थका सही रहता है और हमेशा से ही वो सुस्त है, उसको और कोई काम नहीं। उसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। ये वही मैंने आपको एक मुहावरा ज़रबुल मिसल बताई, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि उसको उसके सामने बीन बजाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं, भैंस को बीन के बजाने वाले से कोई दिलचस्पी नहीं, ना उसको उसका इंटरेस्ट है, ना वो उसको शौक से सुनती है ना करती है। इसीलिए कहते हैं कि भैंस के सामने बीन बजाना। उल्लू, नेक्स्ट परिंदा है उल्लू। उल्लू बुर्दबार और दानिशमंद है, लेकिन फिर उल्लू है। उल्लू को हमेशा लोग कहते हैं ना उल्लू है, बिल्कुल बेवकूफ है, तो वो इस वजह से उल्लू को कहा जाता है। अब उसके आगे क्या लिखा है उसकी मिसाल, वो खंडरों में रहता है, लेकिन खंडर बनने की वजूहात दूसरी है। एक्सक्यूज मी, जरा 2 मिनट ठहरना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, उल्लू जो है समझदार है,
बर्दाश्त से काम लेने वाला है, बुर्दबार का मतलब होता है बर्दाश्त से काम लेने वाला। वो खंडरों में रहता है, लेकिन खंडर बनने की वजूहात दूसरी हैं। उल्लू का जिक्र पुराने बादशाहों ने अपने रोजनामचों में अक्सर किया है। पुराने रोजनामचों में बादशाहों के पास रजिस्टर्स होते थे जिसमें वो दिन का हिसाब किताब सारा वो बादशाह जो थे लिखवाया करते थे, और अक्सर पुराने बादशाहों ने रोजनामचों में इसका जिक्र किया है, लेकिन इससे उल्लू की पोजीशन बेहतर नहीं हो सकती। यानी कि बादशाहों ने अगर इसका जिक्र किया है तो इससे उसकी कोई पोजीशन बेहतर नहीं है। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। मेरे ख्याल में 5-6 किस्में काफी थी। वैसे उल्लुओं की आदतें आपस में इस कदर मिलती जुलती हैं, एक उल्लू को देख लेना तमाम उल्लुओं को देख लेने के मुतरादिफ है। यानी कि एक उल्लू देख लो तो सारे एक जैसे ही हैं, सारे जानवर एक जैसे परिंदे हैं, तो इसलिए उसके मुतरादिफ है, एक ही बात है। उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का जरूरत से ज्यादा मद्दाह हो, पसंद करता हो, उसकी तारीफ करता हो। रोजमर्रा के उल्लू को गूम कहा जाता है, इससे बड़े को चुगद, और चुगद से बड़ा उल्लू अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। अब ये अक्सर लोग उल्लू को बेवकूफ किसी शख्स को कहें तो कहते हैं बहुत उल्लू हो तुम, फिर उसके बाद चुगद भी कहते हैं वर्ड, तो ये वो उल्लुओं की ही किस्में हैं। अब उल्लू जो है दिन भर आराम करता है और रात भर हु करता है। उसकी आवाज क्या है? हु करना। इसमें क्या मुसलिहत पोशीदा है, इसमें क्या राज पोशीदा है? मेरा कयास इतना ही सही है जितना कि आपका। लोगों का ख्याल है कि उल्लू तो तू का वजीफा पढ़ता है, तू अल्लाह का जिक्र करता है। अगर ये सच है तो वो उन खुद पसंदों से 1000 दर्जा बेहतर है जो हर वक्त मैं का विर्द करते रहते हैं। शोख और बदतूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है, क्योंकि वो चुपचाप रहता है और गालिबन हिस्से मजाक से महरूम है। मजाक क्या होता है? मजाक करने की आदत से महरूम है। बहुत से लोग जो हैं इसलिए उसे जी फहम समझे जाते हैं, बहुत से लोग इसलिए अक्लमंद समझे जाते हैं क्योंकि वो कभी मुस्कुराते नहीं। अक्लमंद आदमी को लोग इसलिए समझते हैं कि ये बहुत दानिशमंद है, अक्लमंद है, क्योंकि उसने कभी मुस्कुराया नहीं होता। वो मादा नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है, मगर जो ही वो जरा बड़े हुए और उनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगी, उन्हें बाहर निकाल देती है। जो ही वो बड़े होते हैं उनको पिंजरे से, अपने घोंसले से बाहर निकाल देती है। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं, वो जानता है कि ये सब बेसूद है, बेकार है। उल्लू बहुत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे वो होते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। उल्लुओं को बुरा भला कहते वक्त ये मत भूलिए कि उन्होंने उल्लू बनने की इल्तिजा थोड़ा की थी। यानी कि जिसको जो बनाया है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। इसको बुरा भला कहते वक्त ये ना सोचे कि उसने ये दुआ अपने लिए खुद की थी कि मैं उल्लू बन जाऊं। नेक्स्ट जानवर है जी बिल्ली। बिल्लियों की कई किस्में बताई जाती हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं उनकी भी कई किस्में। बिल्लियां पालने वालों को ये वहम हो जाता है कि बिल्ली उन्हें ख्वाह चाहती है, इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के क़यामो तआम का बंदोबस्त करते हैं। काश के ऐसा ही होता। अब कोई जो लोग बिल्लियां पालते हैं वो समझते हैं कि बिल्ली उनको ख्वाह चाहती है, ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि हमने बिल्ली को खाने पीने का, उसके रहने सहने का इंतजाम कर रखा है, ऐसा नहीं है। बिल्ली दूसरे का नुक्ता नजर नहीं समझती, नुक्ता नजर उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझती कि वो क्या चाहता है। अगर उसे बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं तो उसका पहला सवाल ये होगा कि दूसरे यहाँ क्या करने हैं। यानी कि बिल्ली को अगर कहा जाए कि हम दूसरों की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं तो बिल्ली क्या सवाल करेगी कि दूसरे क्या करने आए हैं, हम जो मदद करने हैं तो दूसरे क्या करने आए। साल भर में बिल्ली को सधाया जा सकता है, उसको पालतू किया जा सकता है, मगर साल भर की मुशक्कत का नतीजा सिर्फ एक सिधाई हुई बिल्ली होगा। जहाँ बकिया चुपाए दूध पिलाने वाले जानवरों में से हैं, वहाँ बिल्ली दूध पीने वाले जानवरों से ताल्लुक रखती है। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो आपकी सिधाई हुई बिल्ली जो है वो दूध पी जाएगी। अगर दूध को बंद करके कुफल लगा दिया जाए, यानी कि ताला लगा दिया जाए, तब भी पी जाएगी,
کیوں کر، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ایک راز ہے جو صرف بلیوں تک ہی محدود ہے. یہ راز بلیوں کو ہی پتا ہے کہ وہ کیسے کفل میں سے بھی تالے میں سے بھی جا کر پی لیتی ہے. بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسری کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں. بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے. بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو. بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے. چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں. چوہے تو رفع ہو جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی. یعنی کہ چوہوں کو ختم تو کر دیں گی پھر بلیاں بہت ساری ہو جائیں گی. بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں. میک اپ کرتی رہتی ہیں، کیسے کرتی ہیں میک اپ؟ ہر وقت وہ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے منہ پہ پھیرتی رہتی ہے نا، تو اس کو کہتا ہے کہ اس نے مزاح کے انداز میں بتایا کہ وہ میک اپ کرتی رہتی ہیں. ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں. موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے. وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی. اگر موٹی بلی ہو تو اس کی دھاریاں جو ہوں گی وہ سیدھی طرح کر لیں تو وہ موٹی نہیں لگیں گی، وہ دبلی پتلی اور کیوٹ معلوم ہوں گی. بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی. یعنی کہ دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات کے ہونے کا انتظار نہیں کرتی. بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے. اس سے باز پرس کی جائے پوچھا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. بلی کی جگہ کوئی بھی خفا ہو جائے گا. ایک یعنی کہ کوئی بھی کسی سے بھی کوئی سوال کرے کہ بھئی تم کہاں گئے تو انسان بھی خفا ہو جائے گا. کوئی بھی بلی کی جگہ ہوگا تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا. ایک ہی گھر میں سال ہا سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں. کتنی زندگی عجیب ہے. یہ مزاح کے انداز میں انہوں نے لکھا ہے اور ہر جانور کی خصوصیات اور عادتوں کے بارے میں بتایا. یہ والا کام، اس چیپٹر کا کام بھی میں نے بھیجا ہوا ہے. یہ بھی نہیں ملا آپ کو؟ جی یہ بھی میں نے کام بھیجا ہوا ہے اس کا. تو میں آج میں صوبیہ سے کہتی ہوں کہ آپ کو پھر بھیجنے کس طرح، کیونکہ میں نے آلریڈی بھیجا ہوا ہے کام. بک کا کھولیں، بک کوشچن نمبر 2 کا کریں بک ورک. گرلز آپ لوگ بھی بکس کھولیے اپنے. جی سوال نمبر 2 ہے، متن کو مد نظر رکھ کر درست جملوں پر نشان لگائیے. رائٹ کا نشان لگائیے. کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے. اداس تو نہیں رہتا، وہ مسرور رہتا ہے. کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے. یہ غلط ہے، پھر اس کا مطلب ہے ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ الو شہروں میں رہتا ہے. رونگ ہے. یہ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے. یہ ٹھیک ہے. کوا گرامر میں ہمیشہ، یہ 3-4 آپشن میں سے کون سی ہوگی؟ مذکر استعمال ہوتا ہے. کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے. کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے. کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے. اگلا ہے کوا ڈیش نہیں سکتا. کوا گا نہیں سکتا اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا. بلبل ایک روایتی پرندہ ہے. عثمان آپ بھی لکھ رہے ہیں؟ گرلز آپ بھی سارے کام کیجئے، سارا ریٹن ورک کس کا کریں. بلبل ایک روایتی پرندہ ہے. بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے بھینس کے بچے شکل صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں.
बच्चे आएगा इसमें। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। कई। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। सवाल नंबर 4 है, मुंदरजा झैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। सुबह, शाम। सुबह का मुतजाद होगा शाम। स्याह का होगा सफेद। स्याह, सफेद। तेज, सुस्त। असली, नकली। असली, नकली। पक्का, कच्चा। खराब, सही। मोहब्बत, नफरत। रोशन, तारीख। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग करें। नजर क्या होगा? मुअन्नस होगा, उसकी नजर। मुअन्नस होगा जिंदगी, हमारी जिंदगी, ये भी मुअन्नस होगा। बावर्ची खाना, ये मुज़क्कर होगा। बुलबुल, मुअन्नस। गुलाब, मुज़क्कर। उल्लू, मुज़क्कर। राग, मुज़क्कर। आहोजारी, मुअन्नस। मुस्लिहत, मुअन्नस। क़यास, मुज़क्कर। सवालात के जवाब देखिए। कव्वा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। पहाड़ी कव्वा कितना लंबा होता है? पहाड़ी कव्वा 1.5 फुट लंबा और वजनी होता है। बंदूक चले तो कव्वे क्या करते हैं? बंदूक चले तो कव्वे इसे जाती तौहीन समझते हैं और दफअतन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस कदर